हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई सब लोग। आशा है सब ठीक है। कल हम लोगों ने साइंस का कल मैथमेटिक्स और हिंदी का टेस्ट दिया था, तो कुछ अनुभव हुआ। आगे भी टेस्ट होते रहेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि हम लेसन को आगे बढ़ाएं। साइंस की तरफ चलते हैं जरा सा। 4 पार्ट हो चुके हैं, 5वां पार्ट हम आज शुरू कर रहे हैं। तो हम आज पहला लेसन 5वां नंबर लेसन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। आपके सामने दिख रहा है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम हमारा लेसन है। तो जैसा कि हम इसके बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं, देख सकते हो ये लिखा हुआ है, वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है ना, तो कोल का मतलब कोयला, पेट्रोलियम माने पेट्रोलियम पदार्थ। इसमें जो है मिट्टी के तेल से लेकर सारी चीज़ें आती, गैस भी आता है इसमें। तो ये कोल जो है कोयला, और ये कहाँ से मिलता है इस पूरे पार्ट में हम यहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है, वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपने मूलभूत जरूरतों के लिए हम बहुत सारे मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। बहुत सारे चीज़ कहाँ मिलते हैं, बोलिए नेचर में, प्रकृति में मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें। एंड सम हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। और कुछ चीज़ें कहाँ से मिलती है, जो मनुष्यों के माध्यम से मिलती है। मनुष्यों के जो मनुष्य अपने आप एफर्ट करते हैं, उससे हम बहुत सारी वस्तुओं को प्रयोग कर पाते हैं। एक्टिविटी 5.1 है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम इन नेचुरल एंड मैन मेड। अब इस प्रकार की कोई लिस्ट यहाँ पर बनाओ जिसमें हमने नेचुरल कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। मिट्टी है, सॉइल है, सैंड है, सनलाइट है, और बहुत सारी चीज़ें रिसोर्स हैं जिनका हम एयर है, मेटल है, बहुत सारी चीज़। और मैन मेड क्या है, मनुष्यों के द्वारा कौन कौन सी चीज़ तैयार की, तो मनुष्यों ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। तो नेचुरल जो प्रकृति में मिलती है और जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई, इनकी एक लिस्ट हम सामानों की बना सकते हैं। डज दिस लिस्ट अनक्लियर एयर इन क्लाउड एयर। इसमें इस लिस्ट में क्या है, बल क्लाउड है, एयर है, वाटर है, सॉयल है एंड मिनरल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या तुम्हारी इस लिस्ट में है क्या? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो ये तुम देख सकते हो कि ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती है, हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इनको कहते हैं प्राकृतिक रिसोर्सेज, संपदा। हमारे पास ये क्या क्या है, प्राकृतिक संपदा है। तो अभी क्या है कि वी कैन, यहाँ पर ये कह रहा है कि वी कैन यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम अपने जो प्राकृतिक जो संपदा है उनका प्रयोग हम हमेशा के लिए कर सकते हैं, जीवन भर हम इनका प्रयोग करते रहेंगे क्या, कि ये कभी खत्म भी होंगे, इस तरह से बात हो रही है। तो ये कह रहा है यहाँ पर, कैन एयर वाटर एंड सॉयल बी एग्जिस्टेड। क्या हमें लगता है कि ये समाप्त हो जाएंगे एक दिन बाय ह्यूमन, मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों की एक्टिविटीज के द्वारा एक दिन ये ऐसा होगा कि ये सब समाप्त हो जाएंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। तुमने पानी के बारे में कक्षा 7 में पढ़ा है। इज वाटर इज लिमिटेड रिसोर्सेज। तुमने देखा होगा कि पानी भी क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स में आता है ना। इसका भी क्या है, बहुत कम है, पानी भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन द लाइट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्स इन नेचर। पानी एक ये क्या, लाइट ही एक ऐसा है जो एबिलिटी है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्स की प्रकृति में पाया जाने वाला है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अब जो प्राकृतिक रूप से जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास संपदाएं हैं, वो दो प्रकार से आती है। एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो ऐसे जो जो समाप्त हो सकते हैं, जो समाप्त नहीं होने वाले हैं, जैसे समाप्त नहीं हो सकते वो कौन से हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड। ये बहुत सारी मात्रा में रहते हैं, जैसे जो खत्म नहीं हो सकते हैं, जो ऐसी मात्रा ऐसे भी हमारे पास है जो समाप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर आर इन नॉट लाइक टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन। ये मनुष्य कितना भी इसको उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। एक्टिविटीज जैसे हैं, मनुष्य कितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, खत्म नहीं होंगे। जैसे सनलाइट और हवा और सूरज का जो प्रकाश है, वो ऐसी प्राकृतिक संपदा है जो कभी कितना भी मनुष्य यूज करते कोई खत्म नहीं होगा।
दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसी प्राकृतिक संपदा जो जिनका दोहन करने से समाप्त हो सकते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, इनकी जो मात्रा होती है ये प्रकृति में क्या होता है, लिमिटेड मात्रा में है। इनका जो है, चाहे खाने हैं, कोयला है, भंडार है, अभ्रक है, मसाला है, सोना चांदी, जितने भी खान है, पानी है, ये सब चीजें क्या है, इनकी मात्रा बहुत लिमिटेड है भाई, बहुत। इनकी मात्रा जो है अखंड नहीं है कि आप इनको यूज करते रहेंगे और ये समाप्त नहीं होंगे। दे कैन बी एग्जस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, और इनका दोहन किसके, मनुष्यों की गतिविधियों के द्वारा इनका दोहन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, जैसे ये कौन से हैं, जंगल है। जंगल ऐसे हैं कि जिन्हों काटते जाएंगे, यूज करते रहेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन है, ये भी समाप्त हो जाएगा। मिनरल्स हैं, मिनरल्स हमारे पास एक से एक धातुएं हैं, मिनरल्स हैं। कोल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। ये सब हम प्रयोग करते रहेंगे तो एक दिन ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो एक्टिविटीज 5.2 में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टेक ए सम कंटेनर, फिल इन द प्रोसेस peanut, fruits, gram, toffees, studied into the groups of 7 each. Further divided group into 3 subgroups containing, एक ऐसा क्लास में एक ऐसा एक ऐसा बॉक्स लो, एक ऐसा डिब्बा लो जिसमें क्या क्या चीज़ हैं, पॉपकॉर्न डाई हो, पीनट्स हो, मूंगफली हो, रोस्टेड ग्राम हो, चने हो, टॉफी हो, इनको क्या कर रहे हैं, एक डब्बे में रख देना। आप क्लास के स्टूडेंट को क्या करना, बल कि पहले 7 के ग्रुप में रखना है। फर्दर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप ऑफ दीज, बाकी बच्चों को 1 और 2 और 4 के स्टूडेंट में एक ग्रुप, 2 ग्रुप और 4 के ग्रुप में बांट देना है। पहले 7 बच्चों को, फिर उन्हीं में से 4 को, फिर 2 को, फिर 1 को अलग अलग ग्रुप में बांट देकर लेबल दम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। और इनको कहेंगे हम पहली जनरेशन, द्वितीय जनरेशन और तीसरी जनरेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तीन पीढ़ी। तो ये कहने का मतलब इसका ये है कि दीज सब ग्रुप्स रिस्पेक्टेड ऑन द कंज्यूमर्स। अब इन ग्रुपों को हम किस तरह से करेंगे, ये पीढ़ी क्या है, खाने वाली है, ये 3 पीढ़ी खाएंगे। इसका टोटल मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एक पीढ़ी के साथ लोगों को बोला जाएगा कि भाई जाओ और उसमें से खाना निकालो, डब्बा तो एक ही है, खाना भी उसमें फिक्स है। अब वो आए, उन्होंने निकाला, जो बच गया दूसरे ग्रुप वाले चले गए, दूसरे ग्रुप गए तो दूसरे ग्रुप वालों ने भी उसमें जो बचा कुचा था उन्होंने निकाला। अब तीसरी जनरेशन वाले गए तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ बचा ही नहीं। यानी प्राकृतिक संपदा का यही सारा खेल है कि हम लोग इस पीढ़ी में दुनिया भर का फॉरेस्ट भी, पानी, इतनी चीज सब हम ले लेंगे तो अगली पीढ़ी के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे अगले बच्चों के लिए, हमारे अगली पीढ़ी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बच पाएगा। इसका एक्टिविटीज में ये था। एज्यूम दैट द ईटेबल और द कंटेनर represent the total availability of exhaustible natural resources like coal। अब इसको इस बात से देखो कि जैसे कि ये जो मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया गया है, इस एक्टिविटीज से हमने ये सीखा कि जिस प्रकार से मनुष्यों के द्वारा ये सब प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संपदा, वो जो कंटेनर में हमने इतना सारा चीज रखी थी, उसी को हम इस रूप में देख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संपदा में क्या है हमारे पास, लाइक कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेज है। इनके साथ भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे समाप्त हो जाते हैं। ईच ग्रुप्स में हैव आ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, प्रत्येक का अपने अपने तरीके से खाने का, प्रत्येक ग्रुप ने अपने अपने तरीके से निकाला, अपने अपने तरीके से, किसी ने तरीके से निकाला, किसी ने कुछ ने, किसी ने बमोली भगदड़ मचा के सारा निकाल दिया। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप्स टू ग्रेडी, कोई किसी पीढ़ी की कोई लोग जो है बहुत लालची हों और उन्होंने अत्यधिक शोषण कर लिया हो प्रकृति। It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generations and left something for them। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हम अपना आगे की जनरेशन इतना ले लेती है कि दोबारा में उसको मिल नहीं पाता है पीछे वालों को। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इस पार्ट में हम उन जो प्राकृतिक संपदाओं के बारे में करेंगे जिनका कि जो कि समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, जो कि समाप्त हो रहे हैं, ऐसे नेचुरल प्राकृतिक संपदा के बारे में हम पढ़ेंगे बस इस पार्ट में। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। दीज वेर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स। ये कहाँ से, प्राकृतिक स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये कैसे मिलते हैं, ये पेट्रोलियम, कोयल, गैस, ये मिलते हैं। ये कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित प्राणी है, ठीक है, वो डेड और रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित प्राणी जो मर चुके हैं और जो जैसे प्राणी जो जमीन जो फॉसिल्स के रूप में, जीवाश्म के रूप में दब गए हैं, उन्हीं की वजह से ये सब दीज आर द नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल के रूप में जाना जाता है। फॉसिल का ईंधन, फ्यूल माने ईंधन। तो ये वो ईंधन है, चाहे वो कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे गैस हो, ये सब कहाँ से मिलता है, जमीन के अंदर से मिलता है। और ये कैसे बनता है, फॉसिल फ्यूल कहलाता है, जमीन के अंदर से मिलता हुआ। अब इनके बारे में अकेले अकेले पढ़ेंगे कि कौन कैसे मिलता है। यू मे हैव सीन, कोल के बारे में, कोयला कहाँ से मिलता है, क्या मिलता है, कोयले के बारे में पढ़ रहे। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, तुमने कोयले के बारे में सुना हो और देखा होगा। बल इसमें ये दिख रहा है आपको। इट इज एन हार्ड स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर, ये बिल्कुल पत्थर की तरह होता है। ये घर के लकड़ी का कोयला नहीं है, जो पत्थर का कोयला है उसके बारे में बात होती है। लगता है पत्थर की तरह और दिखता है काला। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, और ये कोयला जो है किस में प्रयोग होता है, खाना बनाने में। पहले क्या होता था, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इंजन रेलवे में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको भाप के इंजन को चलाने के लिए पहले इसका प्रयोग किया जाता था। इट इज ऑल्सो यूज इन केमिकल थर्मल पावर प्लांट्स ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में जहाँ पर थर्मल पावर का होता है, वहाँ पर जो है कोयले से ही बिजली उत्पन्न की जाती है। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और ये कोयला जो है विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी प्रयोग होता है, पर फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। स्टोरी ऑफ कोल, अब स्टोरी है ये कैसे बना, ये कोयला बनता कैसे है जमीन के अंदर, इसकी एक कहानी है। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। अब ये कह रही है कि कोयला हमें मिलता कहाँ से है और ये बनता कैसा है, ये कहानी इसमें। About 300 million years ago, Earth had dense forest in low. 300 मिलियन साल पहले क्या था, पृथ्वी में क्या था, घने जंगल थे। इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज, और बहुत जो है बहुत ही निचले जो है खुश्क ज़्यादा था। ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक जो प्रक्रिया हुई, प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण, लाइक फ्लडिंग, जैसे बाढ़ आ गई। These forest got buried under the soil, और ये पूरे के पूरे जो जंगल थे वो किसके नीचे चले गए, मिट्टी के नीचे दब गए। ऐसी कोई बाढ़ आई हो कभी कुछ भयंकर, तो वो मिट्टी के नीचे दब गए। एज मोर सोयल डिपोजिटेड ऑन देम, और धीरे धीरे मिट्टी उसके ऊपर से चलने लगी। दे वर कंप्रेस्ड, और उन पे दबाव पड़ने लगा। जब इनके ऊपर से मिट्टी पड़ी तो परत मिट्टी जम गई, तो उन पे दबाव बनने लगा, प्रेशर। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज इन दे संक डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाने लगे वो लकड़ी, धीरे धीरे वो जमीन के अंदर और नीचे गहराई में जाने लगे, तो टेम्परेचर भी वहाँ तापमान में बढ़ने लगा। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा जो है तापमान के कारण, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, जो मरे हुए जो प्लांट पौधे थे वो क्या हो गए, स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल, धीरे धीरे वो कोयले में बदलने लगे। एज कोयल कंटेन मेनली कार्बन, कोयला किस में बदल गया, कार्बन में। The slow process of conversion of dead vegetation, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called the carbonization. कार्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इसको देखो अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पर, कार्बनाइजेशन किसे कहते हैं। तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, धीरे धीरे जो प्रक्रिया होती है, जो मृत पौधों की, जो जीव जंतु जो मृत पौधे जो मरे हुए हैं, उनसे जो कोयला बनने की प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, जब से ये वेजिटेशन, जब से पौधे उगने शुरू हुए होंगे या जब पौधे शुरू हुए हैं, तब से इनका बनना शुरू। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉसिल फ्यूल, और इसलिए उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल, यानी इसको कौन सा ईंधन कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन के रूप में भी इसको, कोयले को जाना जाता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर जमीन के अंदर पेड़ पौधों से हजारों हजार साल पहले जो जमीन के अंदर जो है दब गए थे, उनसे बनता है। कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2, देखो 5.2 में कोयले की जो खदान है, ऐसी देखो यहाँ पर देख रहे हो, ऐसी होती भाई कोयले की खदान। मध्य प्रदेश में बहुत जगह तुमको, भारत में तुम नक्शे में देखोगे और पता करोगे कहाँ कहाँ इतने सारे कोयले की खदान बन रही है।
यहाँ पर है व्हेन हीटेड इन एयर कोयल बर्न्स एंड, जब कोयले को गर्म करता है हवा में तो ये क्या करता है, कोयल बर्न्स एंड, कोयला जलना शुरू हो जाता है और प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। इसलिए तो जब भी हम अब घरों के अंदर दरवाजे के अंदर कोयला जलाते हैं तो दरवाजा खुल के रखते हैं, क्योंकि दरवाजे कमरे के बंद कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती ज़्यादा और उसी से गैस लगने बोलते हैं, गैस लगती है जब, तो जब भी कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है भाई। कोयल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब जब भी कोयला का प्रयोग होता है तो कोयले से क्या क्या तैयार होता है, बल बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे सच एज कोक तैयार होता है, कोयला तैयार होता है, कोल तार तैयार होता है जैसे हम सड़कों में बिछाते हैं, और कोल गैस भी बनती है भाई, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये क्या चीज़ है। कोक क्या है, इट इज़ ए टफ प्रोसेस एंड ब्लैक सबस्टेंस, ये बहुत ही पोरस और एकदम दाने वाला चीज़ होती है और ब्लैक सबस्टेंस है, काली चीज, काली वस्तु होती है। इट इज एन ऑलमोस्ट पोर फ्रॉम आवर कार्बन, और ये कार्बन के बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होते हैं। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, धातुओं को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है भाई, बहुत सारे मैन्युफैक्चर बनाने में धातु में, जब स्टील जैसे स्टील आदि धातुओं को बनाने में कोक का प्रयोग किया जाता है। अब कोल तार है, इट इज अ ब्लैक थिन लिक्विड, ये एकदम कोल तार तुमने देखा हो, काला और पतला सा पानीदार धारा द्रव की तरह होता है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, और बिल्कुल इसकी ऐसी अजीब सी कोल तार पर कैसी बदबू आती है, ऐसी अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टेंस, इसमें 200 चीजें मिली रहती है भाई, लगभग लगभग। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सबस्टेंसेज यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज, और इसके जो प्रयोग होता है तो विभिन्न प्रकार की मैन्युफैक्चर में, इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर बहुत सारे पदार्थों को बनाने में इसके काम आता है। लाइक सिंथेटिक डाई बनाने में भी काम आता है, ड्रग दवाइयों को बनाने में काम आता है, एक्सप्लोसिव बम बनाने में भी काम आता है, परफ्यूम खुशबू बनाने में भी काम आता है, प्लास्टिक को भी बनाते इससे, पेंट्स बनाते इससे, फोटोग्राफिक मटेरियल्स तैयार करते इससे, और रूफिंग मटेरियल्स, छत के ऊपर जो लगता है विभिन्न प्रकार का, उसको भी बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे तैयार कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली बहुत ही है कि नेफ्थलीन बॉल, जो हम कपूर की गोलियां जो बनाते हैं, वो भी यूज टू रिपील मॉथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, और विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े और इस प्रकार की चीज़ें इससे हम तार प्राप्त कर सकते हैं। दीज डेज बिटुमेन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग ऑफ रोड। अब सड़क बनाने के लिए जो प्रयोग हो जा रहा है आजकल जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रूप में हम बिटुमेन का प्रयोग कर रहे हैं बल्कि का, ठीक है। तो यही आजकल प्रयोग हो रहा है कोल तार की जगह पर। कोल गैस, अब कोल गैस क्या है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक बनाते समय कोल गैस का निर्माण होता है। जब भी जो है ये कोक बनाया था, जब भी कोयले से कोक का निर्माण होता है उस दौरान जो है कोल गैस का भी निर्माण हो जाता है, उसी दौरान कोल गैस भी तैयार होती है। इट इज यूज्ड, कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्टीयरिंग हाई हीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ लंदन। 1810 में पहली बार लंदन में तैयार किया गया था, न्यूयॉर्क में 1820 में। नाउ इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब ये ऊष्मा के प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। जो बल्बों के अंदर कोल गैस भरी हुई रहती है, विभिन्न प्रकार की गैसें जो होती है ना बल्बों के अंदर, वो बल्बों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, हीट रादर देन लाइट, ऊर्जा के लिए। कई बार जो है प्रकाश से चमकीला होता है तो प्रकाश दिखाने के काम आता है ये कार्बन, ये जो कोल गैस से ही जो है उजाला हो जाता है कई बार, ठीक है। तो इसका भी हम प्रयोग कर पा रहे थे। तो आज हमने इतना यहाँ पर आज इस पहले पार्ट, क्योंकि लेसन बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट में इसको कोशिश करेंगे इसको निपटाने की। तो ये पूरा पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। जिसकी समझ में नहीं आए वो दोबारा भी इस पार्ट को आराम से पढ़ सकता है, ठीक है। तो अगला पार्ट कल बात करेंगे। ओके बाय।